अगर आप हमारे एस के स्टोरी वर्ल्ड चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो शौर्य, तो मैंने मुझे बताया कि आपका परिवार एक व्यवसाय चला रहा है। अगर मैं पूछूं तो आपका परिवार किस तरह का व्यवसाय कर रहा है? रीता ने सवाल किया। उसकी बहनें अभी भी उसकी छाती पर बंधी हुई थीं। ओह, ठीक है। असल में सभी प्रकार के, बस अलग अलग तरह के और अमीरों में। सच कहा तो यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर शौर्य को कभी नहीं पता था। आखिरकार उनकी पत्नी का हमेशा कहना था कि उनके परिवार के पास बहुत सारे अलग अलग उद्यम हैं। मूल रूप से परिवार दुनिया के करीब सहयोगियों या निवेशकों में शामिल है। इसके अलावा वह एक बड़े परिवार से अलग अलग व्यवसायों में सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था। शालिनी ने अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया, इसलिए उनके परिवार के बारे में सीमित जानकारी के कारण वह दस्तावेजों के उत्तर केवल सामान्य रूप से ही दे सकते थे। ऐसा लगता है कि इसका कोई ठोस उत्तर नहीं है ना? यह बहुत ही विशेषता है। रीता ने सिर हिलाते हुए अनापेक्षित रूप से आकर्ष कही। मैंने सुना है कि मोनिका और विवाह हुआ था जब आप दोनों गाड़ी सीख रहे थे। तब तक पासपोर्ट अपना ड्राइविंग लाइसेंस चुका चुका होगा। अभी तक क्या पता चला कि कोई कार निकली है? रीता ने फिर से कहा। हां, उसके पास एक है। वह BMW 7 सीरीज का मामला है। उसके परिवार ने उसे पहले अच्छी तरह से गाड़ी चलाने का अभ्यास करने के लिए कहा था, लेकिन शौर्य को इस समय अच्छी तरह से गाड़ी चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने उसे यहां एक टैक्सी लेने के लिए कहा गया है। मोनिका से पता चला कि रीता से कुछ बातें छुपी हुई नहीं हैं। इस बार शौर्य को तनाव से बचने के लिए उसके पास की स्थिति के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे सच छुपाना लिखा। हाँ, BMW 7 सीरीज। मेरे डिपार्टमेंट में एक चिंता करने वाला लड़का है जो बिल्कुल क्लासिक ही कार दिखाता है। उसने मेरा पीछा करने की कोशिश की और मैंने उसे बस भाग जाने के लिए कहा। रीता ने सिर हिलाते हुए दिया जवाब। शौर्य का पारिवारिक व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा होगा, फिर भी अगर वह रीता का प्रेमी है तो वह अभी भी बहुत पीछे रहेगी। रीता एक अद्भुत महिला थी। उनका लक्ष्य एक बेहद अमीर और शक्तिशाली परिवार में शादी करना था। वह एक अमीर पति की तलाश में थी जो अपनी सभी वस्तुएं पूरी कर सके। असल में उसकी कोई उम्र नहीं कहती, भले ही वह बड़ा या छोटा हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे एक अमीर परिवार बनना चाहिए। उनके लिए धनी व्यक्ति का मतलब केवल वह व्यक्ति नहीं है जिसने अपनी कंपनी शुरू की है और उसके पास 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति हो। वह उन लोगों की ओर से संकेत कर रही थी जिनमें विशाल पारिवारिक व्यवसाय और साम्राज्य विरासतें शामिल हैं। रीता को नहीं पता था कि उसके मन में कब से ये विचार और धारणाएं आ गई थीं, लेकिन एक बात तो तय थी कि यह सब बहुत स्पष्ट था। उसी समय रीता ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और एक जबरदस्ती मखमली हवेली बनाई। फिर उसने कहा, ठीक है, मोनिका हुआ। दादी का जन्मदिन का भोज शुरू होने वाला है। हमें अब चलना चाहिए। तब तक रीता ने शौर्य के साथ बातचीत जारी रखते हुए सारी रुचि खो दी थी। मोनिका ने अपनी जीभ बाहर निकाली और धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, शौर्य, कृपया मेरी चचेरी बहन के खिलाफ मत बोलो। वह हमेशा से ऐसी ही रही है। कोई भी उसे कभी भी अच्छा नहीं लग सकता जब तक कि वह किसी बेहद अमीर ना हो और निरर्थक परिवार का बेटा ना हो। हालांकि उसे वास्तव में इस तरह से नहीं रहना चाहिए, लेकिन शौर्य और क्या कर सकते थे? क्या उसे यह बताना चाहिए कि वह वास्तव में इस दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक का बेटा है ताकि उसकी चचेरी बहन उससे शादी कर सके? जाहिर है यह बिल्कुल अप्रभावी था। इसके अलावा रीता वास्तव में अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी घमंडी थी। भूल जाओ। आखिरकार वह वास्तव में आज मोनिका को नाटक करने में मदद कर रही थी। वैसे भी ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे बहुत सारे सेलेक्ट से लिया जाए। फिर वे अंदर चले गए। आज जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए लगभग पूरा परिवार आया। उनके चाचा, पिता, तीसरे चाचा, बड़ी चाची, दूसरे चतुर्थ भाई और कई अन्य आद्योपांत भी उपस्थित थे। आज के लिए यह विशेष भोज रॉयल ड्रैगन विला बुक किया गया था। जब भोज शुरू का समय हुआ तो भोज लोग वहां आने लगे। दादी, मैं आपकी दीर्घायु की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। हा। सिल्वर के बाल वाली महिला उत्सवी पोशाक पहने हुए थी और बीच बाजार में उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने अपनी पोती हिमांशी की ओर देखते हुए कहा, हिमांशी, मैं अब लंबे समय तक रहने की उम्मीद नहीं करती, लेकिन अगर तुम मेरी सभी छुट्टियों के पूरा होने की उम्मीद कर रही हो
तो मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। ये आज के युवा माता पिता की तुलना उन दिनों की तरह नहीं है। बुजुर्ग हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि लड़की 30 या 24 साल की उम्र में ही शादी के लिए लड़का ढूंढ रही होगी। हाँ दादी, कृपया मुझे मेरे फोटोग्राफर रक्षित से मिलवाने की जानकारी के बारे में बताएं। हिमांशी की मुस्कुराहट और फिर वह रक्षित को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लिया। जब वह पास खड़ा हुआ तो कई छात्र और मित्र उसकी प्रशंसा में हंसने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कहा, यह किशोर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति लगता है। मैंने यह भी सुना है कि उसका परिवार बहुत अमीर है। दादी, यह मेरी तरफ से एक छोटी सी चीज है, कृपया इसे देखें और प्राप्त करें। रक्षित ने अपनी जेब से कुछ आउटलुक में निकाला। जैसे ही उसने इसे बाहर निकाला, सभी लोग तुरंत दंग रह गए। एक जेड अंगूठी। आप कितने आज्ञाकारी आदमी हैं रक्षित। इस जेड रिंग की कीमत कम से कम 4 लाख है। सख्त। हर कोई प्रशंसा में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार एक प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की दादी को उसके जन्मदिन पर जेड की अंगूठी देना सचमुच बहुत ही पुत्रवत व्यवहार था। ठीक है, हिमांशी, जल्दी करो और रक्षित को बैठने के लिए कहो। अंगूठी पाकर उसकी दादी इतनी खुश हो गई कि वह अपना मुंह भी बंद नहीं रख सकी। वह अंगूठी नीचे रखने का साहस भी नहीं कर सकी। जितना अधिक वह रक्षित को देखती, उतना ही अधिक वह उसे पसंद करने लगती। यहां तक कि हिमांशी के पिता को भी उस क्षण बहुत गर्व महसूस हुआ। वास्तव में आज यहां सभी लोग स्वर्णिम महिला को उनके जन्मदिन पर बधाई देने और जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इसका कारण केवल उनके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करना नहीं है। यह तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि बुढ़िया के पास अभी भी वह सारी संपत्ति थी जो बुढ़िया के मरने के बाद उसके पिता ने छोड़ी थी। कुल मिलाकर 3 बेटे और 2 बेटियां थीं, लेकिन यह वह वृद्ध महिला थी जिसे अंततः यह निर्णय लेना था कि ये परिसंपत्तियां किसे सौंपी जाएंगी। इसलिए हर साल जन्मदिन पर भोज का आयोजन बहुत भव्य होता है। दादी, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। हम भी आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। विराट ने अपनी दादी को उपहार देते समय कामना की और बड़े ही हर्ष से मुस्कुराया। बूढ़ी महिला इस बार और भी अधिक मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी। अगला व्यक्ति एक युवक था जो लगभग 25 या 26 वर्ष का था। वह नीले रंग का सूट पहने हुए थे और उनके बाल पीछे की ओर लटके हुए थे। उनमें करिश्मा झलकता था। पहली नजर में कोई भी बता सकता था कि वे सफल व्यक्तियों में से एक हैं। उसका नाम मुकुल था और वह मोनिका का चचेरा भाई और हिमांशी का सगा भाई था। जब वह बाहर खड़ा था तो सभी की निगाहें उस पर टिकी थीं। मुकुल बहुत परिपक्व था और उसका करियर बहुत स्थिर था। इसके अलावा वह हमेशा परिवार में सबसे मजबूत क्षमता वाला व्यक्ति रहा है। परिवार के सभी बच्चों और नाती नातिनों में से उसके ग्रेड भी सबसे अच्छे थे। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं कि वह स्मिथ परिवार के भावी उत्तराधिकारी भी थे। दादी, आपका पोता आपके लिए अच्छे और समृद्ध जीवन की कामना करता है। वैसे दादी, यह मेरी नई गर्लफ्रेंड है, प्रीति। मुकुल ने जल्दी से परिचय कराया। अच्छा, आप सभी ने आज मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। मुझे वाकई अपनी होने वाली बहू को अच्छे से देखना है। रानी, आप क्या काम कर रही हैं? प्रीति ने जवाब दिया, दादी, अब मैं BMW में काम करती हूं। वर्तमान में डिप्टी मैनेजर हूं। मुकुल का शुक्रिया। यह अच्छी बात है। क्या तुम मुकुल से तब मिले थे जब वह कार खरीद रहा था? मुकुल ने सिर हिलाते हुए कहा, हां दादी, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मैंने कुछ समय पहले एक BMW स्पोर्ट्स कार खरीदी थी? खैर, उसी समय मेरी मुलाकात प्रीति से हुई थी। ठीक है प्रीति, आओ और यहां मेरे साथ बैठो। उसकी दादी ने इशारा किया। भैया, भाभी, आओ बैठो। हिमांशी ने भी मुस्कुराकर अभिवादन किया। भाई बहन की इस जोड़ी ने आज परिवार में सचमुच काफी प्रभाव डाला। उसके सभी बच्चों ने पहले ही अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त कर दी थीं और क्रमानुसार आशीर्वाद दे दिया था और अधिकांश पोते पोतियों ने भी अपनी दादी को आशीर्वाद दे दिया था। इसके साथ ही जन्मदिन का भोज शुरू हो जाना चाहिए था। हालांकि उस समय की प्रसिद्ध गोल्डन लेडी तैयार नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी किसी का इंतजार कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि यदि वह व्यक्ति अभी तक उसे शुभकामनाएं देने नहीं आया तो उत्सव पूरा नहीं हुआ। कौन था? लेकिन निस्संदेह यह कोई और नहीं बल्कि उस बूढ़ी महिला की सबसे प्रिय पोती मोनिका थी। मेरा दूसरा बेटा,
मेरी पोती मोनिका कहाँ है? बूढ़ी औरत ने ऊंची आवाज में पूछा। मोनिका के माता पिता गैविन और हेलेन भी आज उपस्थित थे। यह कुछ समय पहले की बात है जब उनकी कंपनी उसके खराब व्यवसाय प्रबंधन के कारण लगभग बंद हो गई थी और बूढ़ी महिला इस बात को लेकर बेहद क्रोधित थी। अप्रत्याशित रूप से सही समय पर मेबेरी सिटी के श्री अग्रवाल का निवेश संकट को हल करने में सहायक सिद्ध हुआ। न केवल कंपनी की सभी समस्याएं हल हो गईं, बल्कि कंपनी एक नए स्तर पर पहुंच गई। इससे बुढ़िया बहुत खुश हुई। इस वजह से वह मोनिका पर और भी अधिक मोहित होने लगी। जैसे ही उसने मोनिका की उपस्थिति पर सवाल उठाया, हिमांशी और मुकुल के चेहरे पर उदासी छा गई और उनका रंग भूरा हो गया। वे केवल अपने अंदर फूट रही ईर्ष्या को दबा सकते थे। मोनिका एक दोस्त का इंतजार कर रही है और वह जल्द ही यहां आ जाएगी। ओह, क्या मोनिका का भी कोई बॉयफ्रेंड है? ऐसा लगता है, उसके पिता ने बेपरवाही से जवाब दिया। वैसे भी मोनिका ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह आज अपने प्रेमी को यहां लाएगी। रेखा जी ने अपनी बेटी के प्रेमी की पहचान के बारे में जांच शुरू की, लेकिन मोनिका ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने बस उनसे धैर्य रखने और सहयोग करने को कहा। रेखा जी भी यह नहीं समझ सके कि वह क्या सोच रही थी। मां, देखो, मोनिका यहां है। उसी क्षण मोनिका ने सावधानी से शौर्य को अपने पास ले लिया और वे लोगों की भीड़ के बीच से निकल गए। वे बहुत पहले ही पहुंच गए होते यदि शौर्य को शौचालय जाने की जरूरत न होती। वाह, हमारी भतीजी मोनिका सचमुच बहुत सुंदर हो रही है। देखो, क्या मोनिका का हाथ पकड़ने वाला व्यक्ति उसका बॉयफ्रेंड है? यह आदमी कौन है? किसका बेटा है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? वैसे भी वह आदमी सचमुच धन्य है। रिश्तेदारों और दोस्तों के एक समूह ने उसकी ओर इशारा किया। यह वही है। जब रेखा जी ने शौर्य को देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी बेटी यह बताने से इनकार करती रही कि उसका प्रेमी कौन है, लेकिन बाद में पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि यह असहनीय युवक था। यह सही है। अगर मोनिका ने उसे इस बारे में बताया होता तो उसके लिए उन दोनों को एक साथ रहने की अनुमति देना असंभव होता। हम्मा, वह कौन है? इस समय बुढ़िया ने पूछा। रेखा जी ने उसके सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। अगर उस बूढ़ी महिला को पता चले कि उसकी पोती उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ है तो वह क्या करेगी? दादी, मुझे उससे आपका परिचय कराने दीजिए। यह मेरा बॉयफ्रेंड शौर्य है। मोनिका ने रेखा जी की नापसंदगी भरी नजर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जब उसने शौर्य को अपनी दादी से मिलवाया। ओह मोनिका, तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है? बुढ़िया अचानक बहुत खुश हो गई। यह उसकी सबसे प्यारी और पसंदीदा पोती थी। वह अपनी पोती को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और वह जानती थी कि उसकी पसंद का प्रेमी निश्चित रूप से असाधारण होगा। शौर्य, मेरी दादी को नमस्ते कहो। मोनिका ने शौर्य का हाथ स्नेहपूर्वक पकड़ते हुए धीरे से कहा। क्या शौर्य के लिए इतनी बड़ी सभा में भाग लेना पहली बार था? शौर्य को थोड़ा अजीब महसूस हुआ क्योंकि वह जानता था कि यह सब महज एक नाटक था। उसका मन भटक गया क्योंकि रेखा जी, विराट और हिमांशी सभी उसे अत्यंत शत्रुतापूर्ण तरीके से घूर रहे थे। वह बोलने ही वाला था कि मोनिका ने तुरंत ही बात में गोता लगा दिया। वेट! तभी एक ठंडी आवाज गूंजी। जाहिर है यह हिमांशी थी। पिछली बार जब मोनिका शौर्य के साथ थी तो हिमांशी और रक्षित को तुषार के सामने ही थप्पड़ मार दिया गया था। उसे मोनिका के सामने सीधे अपमानित किया गया। घृणा और आक्रोश की अधिकता के कारण हिमांशी इस पूरी अवधि में अनिद्रा से पीड़ित रही। वह तब से बहुत उत्सुक थी और सोच रही थी कि शौर्य कौन है। उनके विश्वविद्यालय से पृष्ठभूमि की जांच के बाद उन्हें पता चला कि शौर्य कुछ और नहीं बल्कि एकमात्र अमीर दूसरी पीढ़ी का बेटा था जिसने जैकपॉट मारा था। वह संभवतः एक दयनीय दरिद्र से अधिक कुछ नहीं था, जिसके पास पहले न तो धन था और न ही शक्ति। इसके अलावा इससे पहले उसकी अपनी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था। वे बहुत पहले ही पहुंच गए होते यदि शौर्य को शौचालय जाने की जरूरत न होती। वाह, हमारी भतीजी मोनिका सचमुच बहुत सुंदर हो रही है। देखो, क्या मोनिका का हाथ पकड़ने वाला व्यक्ति उसका बॉयफ्रेंड है? यह आदमी कौन है? किसका बेटा है? मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? वैसे भी वह आदमी सचमुच धन्य है। रिश्तेदारों और दोस्तों के एक समूह ने उसकी ओर इशारा किया। यह वही है। जब रेखा जी ने शौर्य को देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं।
कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी बेटी यह बताने से इनकार करती रही कि उसका प्रेमी कौन है, लेकिन बाद में पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि यह असहनीय युवक था। यह सही है, अगर मोनिका ने उसे इस बारे में बताया होता तो उसके लिए उन दोनों को एक साथ रहने की अनुमति देना असंभव होता। हम्मा, वह कौन है? इस समय बुढ़िया ने पूछा। रेखा जी ने उसके सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। अगर उस बूढ़ी महिला को पता चले कि उसकी पोती उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ है तो वह क्या करेगी? दादी, मुझे उससे आपका परिचय कराने दीजिए, यह मेरा बॉयफ्रेंड शौर्य है। मोनिका ने रेखा जी की नापसंदगी भरी नजर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जब उसने शौर्य को अपनी दादी से मिलवाया। ओह मोनिका, तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है? बुढ़िया अचानक बहुत खुश हो गई। यह उसकी सबसे प्यारी और पसंदीदा पोती थी। वह अपनी पोती को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और वह जानती थी कि उसकी पसंद का प्रेमी निश्चित रूप से असाधारण होगा। शौर्य, मेरी दादी को नमस्ते कहो। मोनिका ने शौर्य का हाथ स्नेहपूर्वक पकड़ते हुए धीरे से कहा। क्या शौर्य के लिए इतनी बड़ी सभा में भाग लेना पहली बार था? शौर्य को थोड़ा अजीब महसूस हुआ क्योंकि वह जानता था कि यह सब महज एक नाटक था। उसका मन भटक गया क्योंकि रेखा जी, विराट और हिमांशी सभी उसे अत्यंत शत्रुतापूर्ण तरीके से घूर रहे थे। वह बोलने ही वाला था कि मोनिका ने तुरंत ही बात में गोता लगा दिया। वेट! तभी एक ठंडी आवाज गूंजी। जाहिर है यह हिमांशी थी। पिछली बार जब मोनिका शौर्य के साथ थी तो हिमांशी और रक्षित को तुषार के सामने ही थप्पड़ मार दिया गया था। उसे मोनिका के सामने सीधे अपमानित किया गया। घृणा और आक्रोश की अधिकता के कारण हिमांशी इस पूरी अवधि में अनिद्रा से पीड़ित रही। वह तब से बहुत उत्सुक थी और सोच रही थी कि शौर्य कौन है। उनके विश्वविद्यालय से पृष्ठभूमि की जांच के बाद उन्हें पता चला कि शौर्य कुछ और नहीं बल्कि एकमात्र अमीर दूसरी पीढ़ी का बेटा था जिसने जैकपॉट मारा था। वह संभवतः एक दयनीय दरिद्र से अधिक कुछ नहीं था, जिसके पास पहले न तो धन था और न ही शक्ति। इसके अलावा इससे पहले उसकी अपनी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया था। रिश्तेदारों और मित्रों के बीच धीमी फुसफुसाहट और बुदबुदाहट गूंजने लगी। धीमी धीमी बातचीत के बावजूद उनकी बातचीत वहां उपस्थित सभी लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही थी। स्थिति को देखकर वृद्ध महिला अपना चेहरा सीधा नहीं रख सकी। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थीं जिन्हें उपहार प्राप्त करने में आनंद आता हो, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में छवि और प्रतिष्ठा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं। उसके बाद उसने शौर्य के प्रति अपने स्नेह की भावना त्याग दी, जैसा कि वह रक्षित के प्रति रखती थी। उसने बस इतना कहा कि सब ठीक है और शौर्य को एक तरफ बैठने को कहा। उसके बाद उसने धीरे से पूछा, शौर्य, मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारा परिवार किस तरह का व्यवसाय करता है? ओह, हम लगभग हर चीज में हाथ आजमाते हैं, शौर्य ने हल्के से उत्तर दिया। यद्यपि शौर्य सच बोल रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि मोनिका की दादी और वहां उपस्थित अन्य लोगों की नजरों में उसका उत्तर थोड़ा अपमानजनक था। हर काम में हाथ आजमाना? वह किस प्रकार का उद्योग था? वह किसी प्रश्न का उत्तर इतनी लापरवाही और सहजता से कैसे दे सकता था? मोनिका ने तुरंत हंसते हुए कहा, दादी, वह पहली बार यहां आया है। अगर आप उससे इतने सारे सवाल पूछती रहेंगी तो मुझे डर है कि आप उसे डराकर भगा देंगी। ठीक है, मैं उसे अकेला छोड़ दूंगी, बूढ़ी महिला ने जवाब दिया और फिर तुरंत विषय बदल दिया। आखिरकार बूढ़ी महिला मोनिका को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। रुको, क्या वह इसलिए डर गया है क्योंकि दादी उससे बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं, या वह सच बोलने से डर रहा है? बहन, तुम हमें क्यों नहीं बताती कि शौर्य का परिवार किस तरह का पारिवारिक व्यवसाय कर रहा है? मुझे लगता है कि तुम्हें यह किसी और से बेहतर पता होना चाहिए। हिमांशी ने अचानक एक अजीब सवाल पूछा। वह अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी दादी हमेशा मोनिका की कही या की गई हर बात का पक्ष लेती थीं और सोचती थीं कि जो भी होगा वह हमेशा सही होगा। उसकी दादी हमेशा मोनिका को बिगाड़ती रहती थी। बाकी सभी भी उसके पोते पोतियां थे, लेकिन वह हमेशा छोटी सी गलती पर भी उन पर गुस्सा हो जाती थी। हालांकि मोनिका के साथ झगड़ा करना हिमांशी की योजना में नहीं था, लेकिन वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह देखना चाहती थी कि मोनिका आज भी कितनी घमंडी हो सकती है। निश्चय ही इस प्रश्न ने वृद्ध महिला का ध्यान तुरंत आकर्षित किया। तभी उसे अचानक अपनी बहू रेखा जी का मोनिका के प्रति व्यवहार याद आ गया।
बूढ़ी औरत ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मोनिका, क्या तुम दादी से कुछ छिपा रही हो? शौर्य का परिवार क्या काम करता है? मोनिका का चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया। उसी समय वह विराट की ओर देखने के लिए मुड़ी। यदि हिमांशी को कुछ पता था तो वह उसके भाई कायल से संबंधित होगा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, विराट ने अपनी बहन से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं की। नहीं दादी, मैं नहीं हूं, मोनिका ने घबराकर जवाब दिया। हा, क्या तुम्हें सच बोलने में शर्म आ रही है? ठीक है, तो मैं तुम्हारी तरफ से सब कुछ समझा दूंगा। दादी, क्या तुम जानती हो कि शौर्य कैसा इंसान है? वह मेबेरी यूनिवर्सिटी का एक जाना माना कंगाल हुआ करता था, जो दूसरों के लिए काम करके अपना जीवन यापन करता था। बेशक शौर्य को लॉटरी जीतने के बाद कुछ पैसे मिले। सोचिए, उसके बाद क्या हुआ? शौर्य। मोनिका को नहीं पता था कि हिमांशी को यह सारी जानकारी कहां से मिली। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी कहानी को अच्छी तरह से जानती थी और उसने व्यक्तिगत रूप से अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, क्योंकि उसने शौर्य के साथ पहले भी घटित हुए अपमानजनक अतीत के बारे में बताया था। इसमें यह भी शामिल था कि लॉटरी जीतने के बाद उसने अपना पैसा कैसे बर्बाद कर दिया। उसने सब कुछ सार्वजनिक रूप से बता दिया। क्या? और मोनिका को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए इस तरह का व्यक्ति मिल गया? उसने तो यह भी कहा कि वह दूसरी पीढ़ी का अमीर है। मुझे लगता है कि यह लड़का झूठ बोलकर और अपनी अलग पहचान बनाकर जानबूझकर मोनिका को धोखा दे रहा है। खैर, जो लोग लंबे समय से गरीब हैं वे हमेशा ऐसे ही होते हैं। जैसे ही उनके हाथ में कुछ पैसे आएंगे, उन्हें अपना अंतिम नाम भी याद नहीं रहेगा। उसने तो लॉटरी से कुछ पैसे जीते हैं, क्या उसे इतनी दूर जाने की जरूरत है? गपशप एक डरावनी चीज है। और अचानक ऐसा लगा जैसे शौर्य के कानों में अनगिनत अजीब आवाजें गूंज रही हों। हर कोई शौर्य को बिल्कुल अलग नजर से देख रहा था। ठीक है, तो यह छोटा बच्चा हमारी मोनिका से झूठ बोल रहा है। रीता का गुस्सा बहुत भयानक था। वह तुरंत खड़ी हो गई और शौर्य को ठंडे स्वर में अपनी आवाज ऊंची की। उस समय वृद्ध महिला का चेहरा भी स्पष्ट रूप से खराब हो गया था। हिमांशी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान देने से पहले रक्षित की ओर देखा। वह अपनी सारी घृणा और आक्रोश को बाहर निकाल पाने में सक्षम होने से बेहद संतुष्ट थी। रीटा ने मोनिका की ओर मुड़कर पूछा, मोनिका, क्या तुमने नहीं कहा कि शौर्य ने हाल ही में BMW 7 सीरीज खरीदी है? मुझे पहले ही लग गया था कि कुछ ठीक नहीं है। शौर्य यहां गाड़ी चलाकर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुमने कभी उसकी BMW देखी है? मोनिका अवाक थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। BMW 7 सीरीज? रीता, पूरे मेबेरी सिटी में हमारी कुल 3 BMW शाखाएं हैं। काफी समय हो गया है कि हम इस मॉडल की कोई भी बिक्री नहीं कर रहे हैं। अगर हमने इसकी कोई बिक्री की होती तो मुझे निश्चित रूप से पता होता। रुको, 1 मिनट रुको, मुझे अब याद आ गया कि वह कौन है। मुकुल की गर्लफ्रेंड प्रीति ने शौर्य की ओर इशारा करते हुए कहा। जब से शौर्य वहां मौजूद था, प्रीति की नजर शौर्य पर थी। उसे लगा कि वह व्यक्ति बहुत परिचित है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इस व्यक्ति को पहले भी देखा है, लेकिन प्रीति को यह याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे वास्तव में कहां देखा था। जैसे ही रीटा ने BMW 7 सीरीज का जिक्र किया, प्रीति को अचानक याद आया। वह कैसे भूल सकती थी? उसने उसे BMW की दुकान में देखा था। रानी, क्या तुम उसे जानती हो? मुकुल ने धीरे से पूछा। ईमानदारी से कहूं तो परिवार के सदस्यों के लिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का सामना करना बहुत अपमानजनक था, क्योंकि मोनिका का बॉयफ्रेंड भी कुछ ऐसा ही था। इसी कारण मुकुल भी शौर्य को देखकर अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सका। आखिरकार वह हमेशा अपने दूसरे चाचा के परिवार से गुप्त रूप से लड़ता रहता था। वह वास्तव में वहीं अपना गुस्सा व्यक्त करना चाहता था, और वह चाहता था कि प्रीति वह सब कुछ उजागर कर दे जो वह जानती थी। हाँ, बेशक मुझे वह याद है। मुकुल, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले क्या बताया था? कुछ समय पहले एक बहुत ही अजीब युवक हमारी BMW दुकान में कार देखने आया था। जैसे ही वह दुकान में आया, उसने दुकान में मौजूद सबसे महंगी कार के बारे में पूछा। मैंने सबसे महंगी कार की सिफारिश की। हमारी दुकान में उसे महंगी कारें दिखाई गईं, लेकिन उसने वास्तव में कहा कि वह उन कारों को नहीं खरीद सकता क्योंकि वे सभी बहुत सस्ती थीं। उसके बाद वह हमारे दुकान से अपने चेहरे पर एक पीड़ादायक भाव लेकर चला गया। बेशक मुझे याद है। क्यों? तुम कह रहे हो कि शौर्य बहुत अजीब है? मुकुल सचमुच आश्चर्यचकित रह गया। प्रीति ने सिर हिलाया। हाँ, ये वही है।
मुझे याद है कि उस समय वह बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए था। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई क्योंकि आज वह जिस तरह के कपड़े पहने हुए है। माहौल तुरंत गर्मा गया और सभी लोग शौर्य को देखने लगे। हे भगवान, मोनिका को कैसा प्रेमी मिल गया। वह थोड़ा विक्षिप्त लग रहा है। मोनिका ने उत्सुकता से उत्तर दिया, बकवास बंद करो, शौर्य ऐसा कभी नहीं करेगा। उसे लगा कि वह इस हो हल्ले से बेहोश हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? उसने सोचा कि चीजें बहुत आसान होने वाली हैं। वह बस चाहती थी कि शौर्य उसका बॉयफ्रेंड बनकर उसकी दादी को खुश करे। दूसरे, वह हिमांशी को यह साबित करना चाहती थी। आखिरकार शौर्य ने तो उन्हें कल ही उतार फेंका था। मोनिका ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी चचेरी बहन वास्तव में इतनी निर्दयी होगी। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वह शौर्य की पृष्ठभूमि की इस तरह से जांच करेगी और जांच करेगी। इसके अलावा क्या संभावना है कि मुकुल की नई प्रेमिका वास्तव में शौर्य से पहले भी टकराई होगी? मामले को बदतर बनाने के लिए उसने उसे नीचा भी दिखाया और उसे मूर्ख जैसा बना दिया। आप कह सकते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से उल्टा हो रहा था और मोनिका की अपेक्षा के विपरीत दिशा में जा रहा था। शौर्य कभी ऐसा नहीं करेगा। मोनिका, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी भाभी तुमसे झूठ बोलेगी? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अपने बॉयफ्रेंड शौर्य से पूछ सकती हो कि मैंने जो कुछ कहा है क्या वह सब सच है। तुम उससे पूछ सकती हो कि क्या उस दिन BMW शॉप पर वह सब हुआ था। प्रीति ने उत्तर दिया। शौर्य चुपचाप किनारे से बातचीत सुन रहा था। तभी अचानक उसे प्रीति की याद आ गई। इसके अलावा चाहे जो भी हो, उस दिन प्रीति के साथ यह सिर्फ एक तरफा मुलाकात थी। उसने काली वर्दी पहन रखी थी। वह लगातार दूसरे ग्राहकों से बात कर रही थी और जब वह उसे कुछ कारें पेश कर रही थी तो उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। मूल रूप से उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। शौर्य ने यह भी याद किया कि उस दिन जब वह दुकान से बाहर निकला था तो प्रीति ने उसे डांटा था और गालियां दी थीं। उस समय उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन क्या शौर्य उसकी बातों का खंडन करने वाला था? वह कैसे करने वाला था? आखिरकार उसने जो दावा किया था वह सच के अलावा कुछ नहीं था। जब सब उसे देख रहे थे, शौर्य ने धीरे से सिर हिलाया और जवाब दिया, उसने जो कुछ भी कहा वह सच है। यह वाकई पीड़ादायक था क्योंकि मैं उस दिन BMW शॉप पर उन महंगी कारों में से कोई भी नहीं चुन पाया या खरीद नहीं पाया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वहां की कारें वाकई बहुत सस्ती हैं। शौर्य ने चुटकी ली। जब सभी लोग एक के बाद एक बातें करने लगे तो रीटा को अचानक एक फोन आया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और वह चीखी, क्या बहन, तुम पहले ही हवाई अड्डे पर पहुंच चुकी हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दादी के जन्मदिन पर वापस नहीं आ पाओगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी आकर तुम्हें ले जाऊंगी। रीता ने तुरंत फोन रखते हुए कहा, दादी, मेरी बहन थोड़ी देर में आ जाएगी। वह एम कंट्री से वापस आई है और वह पहले से ही एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही है। ओह, वह बच्ची आयाना, ठीक है, मुझे पता था कि वह जरूर वापस आएगी। बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, तुम मुकुल तुम जाकर अयाना को ले जा सकते हो। तुम अकेले जा सकते हो। मैं चाहती हूं कि प्रीति मेरे साथ रहे और मेरे साथ रहे। ठीक है दादी। मुकुल ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया तथा अपने हाथ में BMW स्पोर्ट्स कार की चाबी पकड़ ली। फिर जल्दी से माफी मांगी। मोनिका का चेहरा निराशा से भरा हुआ था। अयाना रीता की बहन थी। बचपन से ही मोनिका का इन दोनों बहनों के साथ सबसे अच्छा रिश्ता रहा था। उसकी दादी भी यह जानती थीं। यह तो समझ में आता है कि उसकी दादी ने उसे अयाना को भी लेने के लिए कहा होगा, लेकिन उसने मुकुल को अकेले जाने के लिए साफ तौर पर कहा था। इससे पता चलता है कि उसकी दादी उससे कितनी नाखुश थीं। मुकुल के जाने के बाद सभी की बातचीत का विषय और ध्यान फिर से शौर्य पर आ गया। हाँ, किसी ने नहीं सोचा होगा कि शौर्य इतना बदमाश होगा। चूंकि वह मोनिका के प्रेमी के रूप में भी दिखाई दे रहे थे, इसलिए इस विषय पर ध्यान देना स्पष्ट रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। शौर्य चुप रहा और आरोपों को सुनता रहा। वह दूसरों की निंदा और उपहास सुनकर क्रोधित हो गया, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे मोनिका की प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना होगा। सबसे अच्छा तो यही था कि वह इसे सहन कर ले। एक ही समय पर प्रीति का सेल फोन अचानक बज उठा। मुकुल मुझे बुला रहा है, शायद वह चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं, दादी। प्रीति ने कॉल का जवाब देने से पहले मुस्कुराई। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। दादी, कुछ बुरा हुआ है। मुकुल दूसरी कार से टकरा गया है। क्या?
जब वह पार्किंग से बाहर अपनी कार को पीछे ले जा रहा था तो वह गलती से एक अन्य कार से टकरा गया। आह, मैं सोच रही थी कि क्या कुछ बड़ा हुआ है। क्या मुकुल की कार ठीक है? बुढ़िया ने जल्दी से पूछा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुकुल की कार को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है तो आप उसे पहले अपनी चचेरी बहन को लेने जाने के लिए कह सकते हैं। मैं उसके लिए बाकी का काम संभाल लूंगा, विराट ने जवाब दिया और मुस्कुराया। पीछे से हुई टक्कर से निपटना कितना कठिन था। मुकुल, तुम पहले जा सकते हो। विराट ने कहा है कि वह इस मामले से निपटने में तुम्हारी मदद करेगा। क्या? ठीक है, ठीक है। फोन रखते ही प्रीति ने मुकुल के पिता की ओर चिंता से देखा और कहा। मुकुल ने कहा कि उसे कार से उतरने में बहुत डर लग रहा है। वह आपसे भी वहां जाकर देखने के लिए कह रहा है। अंकल, ऐसा लगता है कि मुकुल बड़ी मुसीबत में है। हाँ, क्या हो रहा है? सब लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सभी उत्सुकतावश पार्किंग की ओर चल पड़े। बूढ़ी औरत भी साथ चली गई। मुकुल आमतौर पर बहुत शांत और संयमित व्यक्ति थे। अगर कोई साधारण मामला होता तो वह इस तरह से व्यवहार नहीं करते। शौर्य, चलो हम भी बाहर चलें और देखें, मोनिका ने अचानक कहा। शौर्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब शौर्य वहां पहुंचा तो पूरा स्मिथ परिवार पहले से ही यहां इकट्ठा था। इसी बीच मुकुल स्थिति को स्पष्ट कर रहे थे। पिताजी, मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। यह सब इस सुरक्षा गार्ड की गलती है। मैं उसके निर्देशों पर भरोसा कर रहा था और वह मुझे बार बार गाड़ी पीछे करने के लिए कह रहा था। तभी मेरी गाड़ी कार से टकरा गई। यह कार लैम्बोर्गिनी द्वारा निर्मित सबसे महंगी कार है। इस दुर्घटना से हुए नुकसान की मरम्मत में कम से कम 50 लाख खर्च होंगे। इसके अलावा कार के फ्रंट लैंप पहले से ही टूटे हुए हैं। कुछ रिश्तेदार जिन्होंने इस कार को पहचाना वे जोर से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। जो कोई भी इस कार को चला रहा है वह निश्चित रूप से कोई भी नहीं है। हम नुकसान की भरपाई के लिए निश्चित रूप से वह कीमत चुका सकते हैं, लेकिन हम एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह एक नई कार लगती है जिसे किसी ने अभी अभी खरीदा है। जरा सोचिए, मेबेरी सिटी में किस अमीर और प्रभावशाली परिवार का कौन सा बेटा ऐसी स्पोर्ट्स कार चला पाएगा जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ है। सभी लोग आपस में इस विषय पर चर्चा करते रहे। यह सुनकर शौर्य चिंतित होने लगा। धिक्कार है, उसकी कार इस स्थान पर खड़ी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मुकुल की कार उसकी रेवेंटन से टकरा गई हो? जैसे ही वह भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा, शौर्य का गला रुक गया। यह वास्तव में उसकी अपनी कार थी। कार की बॉडी ठीक थी, लेकिन टक्कर के बाद कार पर कुछ खरोंचें थीं। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान यह हुआ कि दायां फ्रंट हेडलाइट पहले से ही टूटा हुआ था। दायां फ्रंट हेडलाइट बहुत महंगा नहीं है, लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं है। चूंकि कार की बॉडी पर खरोंचें भी थीं, इसलिए नुकसान को ठीक करने में उसे लगभग $2,60,000 खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जैसा कि किसी ने बताया था, यह उसकी नई कार थी। बुढ़िया चिंतित हो गई। मुकुल, तुम बहुत लापरवाह थे। सुरक्षा गार्ड स्पष्ट रूप से हकलाता है। क्या तुम नहीं बता सकते? यह बुरा है। इस बार न केवल हम नुकसान के लिए लाखों का भुगतान कर रहे हैं, बल्कि हम एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपमानित करेंगे। मुकुल दादी, मुझे लगता है कि इस बार हम वाकई बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। हम इस कार्य के मालिक को बिल्कुल भी नाराज नहीं कर सकते। प्रीति ने मुकुल का हाथ पकड़ लिया और उसे एक तरफ खींच लिया। उसने देखा कि इस मामले से परे यह कितना महत्वपूर्ण था। रानी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम जानती हो कि इस कार का मालिक कौन है? बुढ़िया ने जल्दी से पूछा। हाँ, प्रीति ने जवाब दिया और उसने घबराहट में सिर हिलाया। मैंने अभी अभी अपनी कंपनी के कर्मचारियों को इस कार की एक तस्वीर भेजी है, क्योंकि हमारे कुछ कर्मचारी लैम्बोर्गिनी के लिए काम करते थे। उन्होंने ग्रुप चैट में जवाब देते हुए कहा कि यह कार कुछ दिन पहले 50 करोड़ के लेन देन मूल्य पर बेची गई थी। इसे एक युवक ने खरीदा था। उन्होंने कहा कि दुकान का मैनेजर उनके पीछे चल रहा था और उस दिन जब वह कार खरीद रहा था तो वह उस युवक के प्रति बहुत विनम्र और सम्मानजनक था। सिर्फ इतना ही नहीं, क्या तुम्हें पता है कि मेबेरी सिटी में लैम्बोर्गिनी शॉप का मैनेजर कौन है? यह आशुतोष है, प्रीति ने ध्यानपूर्वक समझाया। क्या यह वास्तव में मिस्टर आशुतोष हैं? क्या वह वास्तव में इस कार खरीदार के प्रति बहुत सम्मानजनक थे? मिस्टर आशुतोष मेबेरी सिटी में इतने शक्तिशाली हैं, इसका कारण पूरी तरह से उनके संपर्क हैं। यहां उनके बहुत शक्तिशाली संबंध हैं। ऐसा कहते हुए वृद्ध महिला और यह कहने के बाद शौर्य एक नजर डालने के लिए कार की ओर चला गया। वह झूठ बोल रहा होगा यदि वह कहे
कि अपनी टूटी हुई कार को देखकर उसे कोई परेशानी नहीं हुई। इसके अलावा अब वह क्या कर सकता था? जो हो गया सो हो गया। इसके अलावा आज मोनिका की दादी का जन्मदिन भी था। यदि वह उनसे हुई क्षति की भरपाई की मांग करता तो मोनिका पर क्या प्रभाव पड़ता? इसके अलावा यह बहुत शर्मनाक भी था। कोई विकल्प न होने के कारण उन्हें अपनी कड़वी पीड़ा को चुपचाप दबाए रखना पड़ा, और इसके साथ ही शौर्य उनसे केवल यही कह सकता था कि वे जो भी कर रहे थे उसे जारी रखें। शायद बाद में वह अपनी कार को 4S शॉप पर ले जाकर नुकसान की मरम्मत करवा सकता था। तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो लोग ज्यादा नहीं जानते वे वास्तव में सोचेंगे कि आप वास्तव में मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट के मिस्टर अग्रवाल हैं। चलो, इन सब के बारे में तभी बात करते हैं जब आप जीवन में उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम अभी चले गए तो निश्चित रूप से इसे हिट एंड रन केस माना जाएगा। इसके अलावा हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि यह एक ऐसा केस होगा जिसमें बहुत पैसा खर्च होगा। आपके पास बिल्कुल भी कानूनी चेतना नहीं है। मोनिका के चचेरे भाई बहनों, चाची चाचाओं के एक समूह ने तुरंत शौर्य का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हिमांशी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए कहा, वह एक देहाती आदमी है जिसे कुछ भी नहीं पता, तो आप उसके साथ कानूनी चेतना के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? ठीक है, चलो अब उसके बारे में बात नहीं करते। वैसे भी वह किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। हमें अपने सभी प्रयासों का उपयोग यह देखने के लिए करना चाहिए कि क्या हम इस मामले को सुलझाने के लिए अपने किसी भी कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रीटा ने शौर्य की ओर हल्की नजर से देखा, फिर अपना ध्यान पुनः कार के विषय पर केंद्रित किया। रीता सही कह रही है, चूंकि यह पहले ही हो चुका है इसलिए भागना कोई समाधान नहीं है। अगर हमारे पास वाकई कोई विकल्प नहीं है तो मैं वाणिज्य ब्यूरो के रजत से संपर्क करूंगा। उस समय आपके दादाजी का उसके साथ बहुत करीबी रिश्ता था। शायद वह इस युवक की पहचान जान सकता है, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। कई लोगों ने अपने संपर्कों को कॉल करने के लिए अपने सेल फोन निकालने शुरू कर दिए। रक्षित पीछे नहीं रहना चाहता था। वह देखना चाहता था कि क्या वह अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके कार के मालिक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। शौर्य ने व्यंग्यपूर्वक अपना सिर हिलाया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोग बहुत ही अजीब स्थिति में आ जाएंगे। उफ! शौर्य ने अपनी कार की चाबी निकालने से पहले एक गहरी सांस ली। बीप बीप, 2 बीप। लाइटें चमकने लगीं। वे सभी अचंभित रह गए। तभी उन्होंने शौर्य को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा। उसने फिर एक बटन दबाया। 2 भिनभिनाने वाली आवाजें थीं। लैम्बोर्गिनी ने एक यांत्रिक ध्वनि उत्पन्न की और सनरूफ स्वतः ही खुल गया तथा वह एक प्रकार की रोडस्टर कार में तब्दील हो गई। शौर्य ने ड्राइवर की सीट से मिनरल वाटर की एक बोतल उठाई। वह सचमुच प्यासा था। कुछ घूंट खाने के बाद उसने अपना मुंह पोंछा और फिर बोला, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जाकर अपनी योजनाओं में व्यस्त हो जाओ। शौर्य को किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसका स्वागत एकदम खामोशी से हुआ। रक्षित अब भी फोन करने ही वाला था कि उसका सेल फोन जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसने उसे अपने हाथ में मजबूती से नहीं पकड़ा था। विराट और उसकी प्रेमिका केवल अपनी लार निगल सकते थे। हिमांशी ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया और उसका मुंह थोड़ा सा खुला रह गया, जो यह दर्शाता था कि उस समय उसे कितना गहरा सदमा महसूस हो रहा था। रीटा शौर्य के बगल में खड़ी थी। उसके चेहरे पर उलझन भरी नजर थी। फिर उसने धीरे से शौर्य को आश्चर्य से देखा। बुढ़िया भी दंग रह गई। हर कोई अचंभित था। यह कार शौर्य की है? किसी को नहीं पता था कि सबसे पहले चुप्पी किसने तोड़ी। इससे भी अधिक, जिस व्यक्ति ने अपनी बात कही उसने बाकी सभी लोगों की आंतरिक घबराहट को बहुत सटीकता से व्यक्त किया। मोनिका को भी बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, शौर्य, यह कार तुम्हारी है? बेशक यह मेरी है। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मैं तुम्हें इन दिनों ड्राइव पर ले जाऊंगा? शौर्य ने उत्तर दिया। मोनिका को अब याद आया। ड्राइविंग टेस्ट का दिन था। जब शौर्य उसे वापस छात्रावास भेज रहा था तो उसने कहा कि वह जल्द ही उसे एक लग्जरी कार में घुमाएगा। तब उसने जवाब दिया कि वह तब तक इंतजार करेगी। और जहां तक शौर्य का प्रश्न है तो उन्होंने उसे बताया कि वह वास्तव में दूसरी पीढ़ी का धनी व्यक्ति है। इस कथन पर उसने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, मिस्टर अग्रवाल, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। उस समय मोनिका केवल शौर्य के मजाक के साथ खेलने के लिए मजाक कर रही थी। किसने सोचा होगा कि शौर्य को अपनी आंखों के सामने
अपनी लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा खोलते देख मोनिका को ऐसा लगेगा जैसे वह सपना देख रही हो। शौर्य, क्या यह कार वाकई तुम्हारी है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हिमांशी को अंततः होश आया और उसने महसूस किया कि उसके गालों में दर्द हो रहा है और वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगी। शौर्य, तुम एक दयनीय बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं हो। एक दयनीय बेवकूफ जिसने एक छोटा सा पुरस्कार जीता है। आप इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकते हैं? 50 करोड़ की कार, यह कैसी स्थिति थी? असंभव। हिमांशी कार की ओर दौड़ी, इससे पहले कि वह बिना किसी औपचारिकता के कार चलाने का परमिट निकालती। स्नैप! परमिट को देखते ही हिमांशी स्तब्ध रह गई और उसने कार ड्राइविंग परमिट को जमीन पर गिरा दिया। वह अचंभित रह गई। अगर तुम इसे देखना नहीं चाहते तो मत देखो। तुम्हें इसे जमीन पर क्यों फेंकना है? शौर्य खुद को रोक नहीं सका और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराने लगा। कुछ लोगों को कोई जानकारी या अनुभव नहीं होता, इसी तरह उसके पिता और मां को भी। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी या अनुभव नहीं है। शौर्य, तुम आंटी को क्यों नहीं बताते कि तुम हमारी मोनिका से कैसे मिले? रेखा जल्दी से कार चलाने का परमिट लेने के लिए दौड़ी और फिर उस पर नजर डाली। फिर उसने तुरंत शौर्य की कलाई पकड़ ली। वह बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यवहार करने लगी, जैसे वह अपने बेटे का हाथ पकड़ रही हो। ओह आंटी, हम तब मिले थे जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे थे, शौर्य ने उत्तर दिया। हा, मुझे हमेशा से पता था कि हमारी मोनिका का स्वाद बहुत अच्छा है। वास्तव में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे पहले से ही पता था कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। शौर्य, आदित्य बया, अभिनव जैसे लोगों की तुलना तुमसे कैसे की जा सकती है? इन शब्दों ने शौर्य को अजीब स्थिति में डाल दिया। आखिर वह कौन व्यक्ति था जिसने अतीत में उसे घर से निकाल दिया था? हाँ शौर्य, मुझे इस मामले पर बहुत खेद है। हमारे मुकुल ने आपकी कार को टक्कर मार दी और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। वृद्ध महिला का स्वर पूरी तरह बदल गया। वह अधिक प्रसन्न और देखभालपूर्ण हो गया। वह चेहरे पर मुस्कान लिए शौर्य की ओर चली गई। इस घटना से वह सचमुच अंदर तक हिल गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि इस आलीशान कार का मालिक वास्तव में उसका पोता ससुर था। कुछ लोगों को छोड़कर जो अभी भी इस तथ्य को समझ नहीं पा रहे थे कि शौर्य वास्तव में एक स्थानीय व्यवसायी था, बाकी सभी लोग खुलकर शौर्य से बात करने लगे। चूंकि शौर्य को अपनी कार की मरम्मत कराने की जल्दी थी, इसलिए उसने इंतजार करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि जन्मदिन का भोज समाप्त होने से पहले ही वह जाने के लिए तैयार हो गया। शौर्य, मैं दोपहर बाद स्कूल जा रहा हूं, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार की मरम्मत करने चलूं? मोनिका ने चंचलता से पूछा। क्या दिन था! एक तरफ तो झटका लगा और दूसरी तरफ सुखद आश्चर्य भी हुआ। संक्षेप में कहें तो वह अप्रत्याशित उत्साह से भरी हुई थी। बेशक, आखिरकार मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। अंदर आओ। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण जन्मदिन भोज था, फिर भी यह तथ्य कि मोनिका शौर्य के साथ बाहर जा सकी वृद्ध महिला के लिए सबसे अच्छा उपहार था। फिर वे एक साथ रवाना हो गए। शौर्य, क्या तुम सच में दूसरी पीढ़ी के अमीर हो? तो तुम मुझसे अब तक झूठ बोलते रहे हो। एक मिनट रुको, मुझे मत बताओ कि तुम सच में सबसे अच्छे युवा मास्टर हो, मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट के मिस्टर अग्रवाल। यात्री सीट पर बैठते ही मोनिका उत्सुकता से बोली। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके सवालों का जवाब कैसे दे। वह वास्तव में वही मिस्टर अग्रवाल थे जिनके बारे में वे बात कर रहे थे। क्या वह वाकई अपनी पहचान पूरी तरह से उजागर करने जा रहा था? इसका एक ही नतीजा हो सकता था, वह अब इस स्कूल में और नहीं रह सकता था। इस वजह से शौर्य ने इसे छिपाने का फैसला किया। उसने अपना सिर हिलाया और पूछा, तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं मिस्टर अग्रवाल हूं, या आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं वह नहीं बनूंगा? नहीं, क्योंकि अगर आप वाकई मिस्टर अग्रवाल हैं तो आप हमारी दुनिया में नहीं रह पाएंगे। तब मैं आप जैसा अच्छा दोस्त खो दूंगी। हे, मैं नहीं हूं। इसके अलावा मिस्टर अग्रवाल जैसा कोई व्यक्ति ऐसी कार कैसे चला सकता है जिसकी कीमत केवल 50 करोड़ है? और इसके अलावा बस मुझे देखो, अगर तुम मेरे लिए कपड़े नहीं चुनते और मेरे लिए मैच नहीं करते तो मैं इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनता। मैंने लॉटरी जीत ली है, मैंने बहुत सारा पैसा जीत लिया है, शौर्य ने पटरी से उतरते हुए उत्तर दिया। यह भी सच है, तो तुम अब भी मेरे अच्छे दोस्त हो, शौर्य, मोनिका ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ उत्तर दिया।
शौर्य को तब एहसास हुआ कि हालांकि मोनिका एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थी, लेकिन वह कभी भी किसी प्रश्न की जटिलता के बारे में नहीं सोचती थी। यदि कोई अन्य लड़की होती तो वह निश्चित रूप से मामले की तह तक जाने के लिए उस पर दबाव डाल रही होती। हालांकि यह पता चलने के बाद कि शौर्य मिस्टर अग्रवाल नहीं थे, मोनिका ने उनसे आगे कोई पूछताछ नहीं की। उसके लिए यह एक समान बात थी, भले ही शौर्य अमीर हो या नहीं। शौर्य ने अपनी कार लैम्बोर्गिनी की दुकान पर भेज दी थी और आशुतोष ने उनकी कार की मरम्मत के लिए सबसे पेशेवर तकनीशियन की व्यवस्था करने में मदद की। जब यह बात तय हो गई तो शौर्य मोनिका के साथ टहलने चला गया। मैं तुम्हारे लिए 1 कप दूध वाली चाय खरीदूंगा। शौर्य ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। चलते चलते दोनों ने सड़क किनारे एक दूध वाली चाय की दुकान देखी। हाँ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। याद रखो कि मैं अभी भी तुम्हें 1 कप दूध वाली चाय देना चाहती हूं। इसके अलावा ये मैं ही हूं जिसने तुम्हें आज मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। दूध वाली चाय का जिक्र आते ही मोनिका को अपनी पहली मुलाकात की याद आ गई। वे दोनों बातचीत करते हुए दूध वाली चाय की दुकान की ओर जा रही थीं। शौर्य चुप रहा और बस मोनिका का इंतजार करने लगा। 1 कप दूध वाली चाय शायद मोनिका का कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं थी। शौर्य सड़क के किनारे इंतजार कर रहा था जब उसने अचानक मदद के लिए पुकार सुनी। बचाओ बचाओ! शौर्य ने पलटकर देखा कि मेबेरी सिटी की खाई बहुत दूर नहीं थी। एक महिला पागलों की तरह चिल्ला रही थी। शौर्य ने जब मदद के लिए पुकार सुनी तो उसका दिल धड़कने लगा। वह जल्दी से वहां पहुंचा। खाई काफी उजाड़ थी क्योंकि आसपास कोई पार्क या अन्य कोई चीज नहीं थी। महिला रो रही थी और सिर से पैर तक भीग चुकी थी। जब उसने शौर्य को देखा तो वह लगभग घुटनों के बल गिर पड़ी। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, कृपया मेरी बेटी को बचाने में मदद करो। वह महिला बहुत खूबसूरत थी और उसने बहुत सारे बढ़िया गहने पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत ही सुंदर हो। उसने जल्दी से नदी की ओर इशारा किया और शौर्य को एक छोटी लड़की पानी में छटपटाती हुई दिखाई दी। जाहिर है कि उसकी बेटी पानी में गिर गई थी। महिला ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ मदद के लिए गुहार ही लगा सकी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। शौर्य ने भयभीत होकर देखा कि कैसे छोटी लड़की का शरीर धीरे धीरे हिलना बंद हो गया और डूबने लगा। वह जानता था कि यदि उसने अब भी कार्रवाई नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। बिना कुछ सोचे समझे वह तीव्र गति से नदी में कूद पड़ा। शौर्य का परिवार एक छोटे से काउंटी शहर के एक गांव में रहता था। गांव के पास एक नदी थी और शौर्य ने बचपन से ही तैरना सीखा था। सौभाग्यवश इस खाई में पानी अधिक गहरा नहीं था। शुक्र है कि उस छोटी लड़की को तैराकी का कुछ बुनियादी ज्ञान था, जिससे शौर्य के लिए उस छोटी लड़की को बचाना आसान हो गया। लेकिन उसके साथ जो अनुभव हुआ वह बहुत ही भयावह था। हालांकि इसमें कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई। जब उसने बच्ची को उठाया तो उसका गला थोड़ा सा घुट गया और उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी मां बहुत दुखी थी और वह उसकी पीठ धीरे धीरे थपथपाती रही। वह शौर्य को बहुत बहुत धन्यवाद देती रही। पहले 120 पर कॉल करो। हाँ, बच्चा बहुत छोटा है। ओह, तुम कैसी मां हो? तुम अपने बच्चे को अकेले पानी में कैसे आने दे सकती हो? शोरगुल सुनते ही कई नागरिक दौड़कर वहां पहुंचे। कुछ लोग फोन कॉल कर रहे थे, जबकि कई बुजुर्ग महिलाएं युवा मां की आलोचना करने लगीं। मेरी मां पर आरोप मत लगाओ। अंकल और आंटियों, कृपया मेरी मां को मत डांटो। टेसा ही है जो मेरी इच्छा की नाव को छोड़ने के लिए यहां आने पर जोर देती थी। इसका मेरी मां से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही छोटी लड़की ने सुना कि उसकी मां का उपहास किया जा रहा है, वह अपने बचाव में चिल्लाने लगी और खुद को समझाने की कोशिश करने लगी। कितना आज्ञाकारी बच्चा है। हाँ, वह वाकई एक अच्छी युवती है। मैडम, आपको अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर यह आदमी समय पर यहां नहीं आता तो परिणाम भयावह हो सकते थे। यह युवक बहुत अद्भुत है। किनारे खड़े कुछ नागरिकों ने शौर्य की ओर देखा, जो पूरी तरह भीग चुका था। उनके चेहरों पर प्रशंसा के भाव थे। मां ने जल्दी से कमजोर बच्ची को उठाया और धीरे धीरे शौर्य के पास चली गई। युवक, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां रहते हो? उसने शौर्य का पता पूछा क्योंकि वह उसे धन्यवाद देना चाहती थी। शौर्य के लिए यह जानना बहुत ही स्पष्ट था कि उसके प्रश्न का उद्देश्य क्या था। उसने बस एक व्यक्ति को बचाया था।
शौर्य का मानना था कि ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग किसी व्यक्ति को बचाने के लिए यही करते। उन्होंने बस उसे टाल दिया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी बेटी को जल्दी से अस्पताल ले जाना चाहिए, शौर्य ने जवाब देते हुए पीछे मुड़कर जाना चाहा। बड़े भाई, क्या मैं आपसे फिर मिलूं? कमजोर बच्ची ने पूछा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मौत के बहुत करीब पहुंच गई है और वह अंदर तक हिल गई है। लेकिन शौर्य वहां था, जो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। यही एकमात्र कारण था कि वह उसे फिर से देखना चाहती थी। हां, शौर्य उस युवा लड़की को निराश नहीं करना चाहता था। उसकी ओर मुस्कुराने के बाद उसने उस युवा मां को अनदेखा कर दिया जो अभी भी उसे पुकार रही थी, और वह तुरंत वहां से चला गया। वैसे भी यह संभवतः एक बारगी होने वाली मुलाकातों में से एक थी। शौर्य जल्दी से सड़क के किनारे भाग गया। अब तक 20 मिनट से अधिक समय बीत चुका है। मोनिका को बहुत पहले ही दूध वाली चाय खरीद लेनी चाहिए थी। जब वह सड़क के किनारे पहुंचा तो मोनिका कहीं नजर नहीं आई। क्या उसे इतने लंबे समय के बाद दूध वाली चाय नहीं खरीदनी चाहिए थी? उसने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला और उस पर नजर डाली। वह पूरी तरह से पानी में भीग चुका था और उसमें से पानी टपक रहा था। सेल फोन भी बंद था। क्या ऐसा हो सकता है कि मोनिका पहले ही कार की दुकान पर वापस चली गई हो, क्योंकि वह उसके सेल फोन पर उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी? शौर्य दूध वाली चाय की दुकान पर गया और इधर उधर देखा, लेकिन वह उसे वहां नहीं पा सका। उसके पास पहले कार की दुकान पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने पहले अपना फोन चालू करने का प्रयास किया। शुक्र है, यह काम कर गया। आशुतोष ने अचानक उसी समय उसे बुलाया। वह शौर्य को बताना चाहता था कि उसकी कार पहले ही मरम्मत हो चुकी है। कुछ अनुभवी तकनीशियनों की गहन देखरेख में 40 मिनट से भी कम समय में कार के सभी क्षतिग्रस्त भागों को बदलना कठिन नहीं था। वैसे मिस्टर आशुतोष, क्या जो लड़की अभी मेरे साथ आई थी वह कार की दुकान पर वापस आ गई? नहीं, तुम्हारे साथ जाने के बाद वह फिर कभी यहां वापस नहीं आई। क्या कोई समस्या है मिस्टर अग्रवाल? क्या कुछ हुआ? अगर कुछ हुआ हो तो मुझे बता देना। धन्यवाद मिस्टर आशुतोष, चिंता न करें, सब कुछ ठीक है। फोन रखने के बाद शौर्य थोड़ा हैरान हुआ। यह अजीब था, मिल्ला कहां चली गई होगी? उसके लिए घर जाना असंभव था। वह अकेली घर नहीं जाती, क्योंकि वह उसे नहीं पा सकती थी। वह आसपास कहीं भी नहीं मिली और वह कार की दुकान पर भी नहीं थी। वह कहां गई होगी? शौर्य ने हर जगह देखा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं पा सका। साथ ही उसका फोन फिर से खत्म हो गया था। लगभग 1 घंटे की खोज के बाद वह पसीने से भीग गया था। मोनिका उसके साथ बाहर आई। क्या उसके साथ कुछ हुआ होगा? शौर्य ने पहले ही सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया था और वह पहले से ही इतने लंबे समय से इलाके में इंतजार कर रहा था। लेकिन फिर भी वह मोनिका को कहीं भी नहीं देख सका। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक शौर्य को पसीना आने लगता। शौर्य ने कार की दुकान पर वापस जाने का निर्णय लिया ताकि वह देख सके कि क्या वह अपना सेल फोन चालू कर सकता है। कुछ देर तक प्रयास करने के बाद वह अंततः अपना सेल फोन चालू करने में सफल हो गया। जैसी कि उम्मीद थी, मोनिका ने सचमुच उसे कई फोन कॉल किए और कई टेक्स्ट संदेश भेजे। हालांकि उस समय उनका मोबाइल फोन बंद था। शौर्य ने जल्दी से उसका फोन उठाया, लेकिन उसे पता चला कि मोनिका का सेल फोन पहले से ही बंद था। क्या हो रहा था? शौर्य अब और अधिक शांत नहीं रह सका। उसने मोनिका के घर फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वह भी घर नहीं गई थी। निश्चित रूप से कुछ हुआ था। शौर्य ने अचानक अपना सिर उठाया। चीजें थोड़ी संदिग्ध लग रही थीं। मिस्टर आशुतोष, क्या आप दूध चाय की दुकान के मैनेजर को जानते हैं? मैं निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूं। हमें जल्दी करनी होगी। शौर्य तुरंत उठ खड़ा हुआ। कार की दुकान पर वापस आने के बाद आशुतोष पूरे समय शौर्य के साथ रहा। जब उसे पता चला कि शौर्य की प्रेमिका मुसीबत में पड़ सकती है, तो वह लगातार चौकन्ना रहने लगा। आशुतोष ने सिर हिलाकर कहा कि वह मैनेजर को जानता है। वह जल्दी से शौर्य को दूध वाली चाय की दुकान पर ले गया। निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने के बाद शौर्य धीरे धीरे इसका पता लगाने लगा। यह सब कुछ करीब 2 घंटे पहले हुआ। जब मोनिका ने दूध वाली चाय खरीदी और दुकान से बाहर निकली, तो उसे एहसास हुआ कि शौर्य जा चुका है। फिर उसने जल्दी से शौर्य को फोन करना चाहा, लेकिन पता चला कि शौर्य का सेल फोन बंद था। मोनिका बहुत चिंतित थी। वह सड़क के किनारे बैठी 10 मिनट तक इंतजार करती रही, लेकिन शौर्य वापस नहीं आया।
उन कुछ मिनटों के दौरान एक काले रंग की पासाट कार अचानक मोनिका के ठीक बगल में आकर रुकी। टोपी पहने एक युवक कार से बाहर निकला। क्या आप मोनिका हैं? युवक ने मुस्कुराते हुए पूछा। मोनिका ने थोड़ा सिर हिलाया और बोली, और आप? ओ, मैं शौर्य या मी अग्रवाल द्वारा यहां भेजा गया एक कैब ड्राइवर हूं। उसने मुझे तुम्हें लेने आने के लिए कहा था। उसे पहले ही निकलना पड़ा क्योंकि उसके घर पर कोई इमरजेंसी थी। उसने मुझे तुम्हें पैराडाइज विले वापस भेजने के लिए आने के लिए कहा था। छोटीदार टोपी पहने हुए व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए समझाया। फिर वह तेजी से पीछे मुड़ा और अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करते हुए खाई की दिशा की ओर ध्यान से देखने लगा। ओह, शुक्रिया। मैं शौर्य को फिर से कॉल करूंगी। मुझे आश्चर्य है कि उसका सेल फोन बंद क्यों है। निस्संदेह मोनिका को कोई संदेह नहीं था क्योंकि वह व्यक्ति शौर्य का नाम जानता था और वह उसका नाम भी जानता था। मोनिका को नहीं पता था कि शौर्य का परिवार क्या कर रहा था, लेकिन चूंकि वह इतनी जल्दी में चला गया था तो जरूर कुछ हुआ होगा। उसने उसे घर भेजने के लिए कार मंगवाई क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही होगी। इसके अलावा यह आदमी जानता था कि वह पैराडाइज विले में रहती थी। इन सभी सही संकेतों को देखते हुए शौर्य ही वह व्यक्ति होगा जिसने उसे यह बताया होगा। मोनिका को इस बारे में कोई संदेह नहीं था। हालांकि मोनिका अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रही थी क्योंकि वह शौर्य से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पा रही थी। उसने कई बार दोबारा फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल फोन से कोई संपर्क नहीं हो सका। मिस मोनिका, क्या हम जा रहे हैं? मुझे अभी एक और ग्राहक को लेना है, ड्राइवर ने आग्रह किया। ओह, मैं जा रही हूं। आप मुझे पहले घर भेज सकते हैं। मोनिका कार में बैठ गई क्योंकि वह दूसरे पक्ष को और अधिक इंतजार नहीं करवाना चाहती थी। उसे शौर्य पर थोड़ा गुस्सा आया। क्यों? वह ऐसे ही क्यों चला गया? उसने उसे फोन करने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या उसने सोचा था कि वह खुद टैक्सी नहीं बुला पाएगी? कार के जाने के लगभग 10 मिनट बाद शौर्य अपने गीले कपड़ों में ही दूध वाली चाय की दुकान पर चला गया। रुको, स्क्रीन को पीछे घुमाओ, ड्राइवर के चेहरे पर झूम करो। शौर्य ने जब यह देखा तो वह चिल्लाया। दूध चाय की दुकान के मालिक को नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन उसने अनुरोध को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मिस्टर आशुतोष जैसे प्रबंधक भी उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आ रहे थे। उन्होंने शौर्य के निर्देशों का पालन किया और ड्राइवर के चेहरे पर झूम करने से पहले वीडियो को रिवाइंड किया। शौर्य ने ड्राइवर के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी टोपी का किनारा नीचे की ओर खींचा हुआ था और उसके मुंह के चारों ओर हल्की सी दाढ़ी थी। इसके बावजूद शौर्य अभी भी उस व्यक्ति को पहचान सका। यह वह था, आकाश। जब शौर्य ने स्क्रीन पर शॉट लगाया और इधर उधर देखा तो तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रावत परिवार का आकाश था। आकाश ने भी खुद को मसाल की कोशिश की। उसने शौर्य को कभी भी कील नहीं बनाया क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। शुरुआत से ही आकाश ही शौर्य और आदित्य के समुद्र तट पर स्थिरता का कारण था। इसके अलावा जब वे रिया की जन्मदिन की पार्टी के बाद एम्पायर बार में गए तो आकाश भी उन पर नजर रख रही थी। ज्ञान में शौर्य ने आकाश को सबक सिखाने के लिए राकेश को मदद के लिए बुलाया। जैसे ही उसकी बहन को इस मामले के बारे में पता चला, उसने न केवल आकाश को सबक सिखाया बल्कि पूरे रावत परिवार को बर्बाद कर दिया। अंततः आकाश माउंटेन वे मनोरंजन के प्रवेश द्वार पर ले जाया गया। उस दिन से रावत परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। उन्हें ग्रैंड मार्शल रेस्तरां को नवीनीकृत किया गया और अब रेस्तरां का प्रबंधन आदित्य के परिवार द्वारा किया गया। बस इसी तरह रातों रात आकाश दूसरी पीढ़ी के अमीर शख्स से कंगाल बन गया। इसके अलावा उसने यह सब तब कर दिया जब तक उसे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। लेकिन अब आकाश का मिलाप क्यों कर रहा था? शौर्य चकित था। क्या उसने केवल ब्लैकमेल करने के लिए उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनका अपहरण किया था? हालांकि जब उन्होंने स्थिति पर गौर किया तो ऐसा नहीं लगा। उसने स्पष्ट रूप से मोनिका को कुछ बताया था और अंततः उसे मना लिया गया। उसके बाद वह अपनी कार में बैठने के लिए राजी हो गई। शौर्य ने एक और विवरण पर भी ध्यान दिया। जब आकाश से बात हो रही थी तो उसकी उत्सुकता से उस ओर देखा कि वह कहां थी। ऐसा लग रहा था जैसा उसे पता था और चिंता थी कि शौर्य अचानक वापस आ जाएगा। इसका क्या मतलब है कि आकाश ने लंबे समय से अपनी योजना बनाई थी? वह किस कारण से एक दूसरे से मिला हुआ व्यवहार कर रहा था? यदि आकाश को बाद में पता चला कि उसका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है
तो आकाश को निश्चित रूप से परिवर्तन करना होगा। इच्छा जो भी हो, शौर्य को इस बात का पूरा यकीन था कि खतरे में थी, बहुत बड़ा खतरा। शौर्य ने गहराई से पूछे गए उपायों के बारे में उत्तर दिया। उसी समय शौर्य का सेल फोन अचानक बज उठा। यह एक अज्ञात नंबर से था। हे शौर्य, अरे रुको, यह सही नहीं है। मुझे स्टार मिस्टर अग्रवाल का कहना चाहिए। क्या स्टार मेरी याद है? दूसरी ओर से एक नट और गाली गलौज वाली बात कही। आकाश, यह इसी तरह तुम हो। शौर्य ने जैसे ही बात की, उसने तुरंत उसे पहचान लिया। हा, एक कंगाल के अलावा कुछ नहीं हो। लेकिन क्या तुम वास्तव में अमीर और प्रभावशाली युवा मालिक हो, जो पूरे मेबेरी आजादी स्ट्रीट के मालिक हो? मैंने सोचा था कि मेरे लिए बहुत उत्साह था, लेकिन वह हमेशा के लिए काम कर रहे थे। अगर मैं राकेश को स्टेक से स्ट्राइक फोन के खिलाफ नहीं करता था, जब मैं उसकी जवाबी कार्रवाई करने की योजना बना रहा था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने सिर्फ एक फोन कॉल से मेरे परिवार को बर्बाद किया हो। लेकिन अग्रवाल, जब आप पहले इतने अमीर और शक्तिशाली थे, तो आपने मेरे खिलाफ शिकायत क्यों की? हां, मैंने ही कहा था, जिसने विवान से आपकी प्रेमिका को आपसे छीनने के लिए कहा था। यह मेरी गलती थी। लेकिन फिर तुमने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। यह सुनकर शौर्य ने उत्तर दिया, तुम्हें पता है कि उस समय मैं थोड़ा अधिक थका हुआ था और मेरा हृदय द्रवित हो रहा था, परंतु अब मुझे ऐसा नहीं लगता। आकाश, जो भी हो, यह हम दोनों के बीच का मामला है। मोनिका बेकसूर है, उसे जाने दो। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम कहीं भी हो, और मैं हर शर्त मान लूंगा। हे शौर्य, तुम सच में एक घमंडी हो। तुम मेरा मुख्य लक्ष्य थे। मैंने मूल रूप से अपनी कार से तीर मारने की योजना बनाई थी ताकि हम दोनों एक साथ मर जाएं। दूसरी बार परामर्श पर यह बहुत उबाऊ है। और क्या, मेरे पास अभी भी सुंदर युवा महिलाएं हैं। यह वास्तव में कैसा है? तो शौर्य, वह अब उसकी आवाज क्या चाहती है? शौर्य, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए। वह पागल है। मत आओ। सिसकियां। मोनिका फोन पर रोई और चिल्लाई। शौर्य बहुत चिंतित हो गया। हालांकि वह केवल एक मछली पकड़ने का नाटक कर रही थी, फिर भी आज उसके साथ बाहर मिला। शौर्य, अगर तुम मोनिका को बचाना चाहते हो, तो शहर के दक्षिण में अधूरी बिल्डिंग में मिलो। दू। आकाश ने अपनी बात खत्म करते हुए ही फोन काट दिया। शौर्य पीला पड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सब कुछ सही अनुमान लगाया था। उसकी पहचान हो गई थी और उसने आकाश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। और देखो, यह उसे कहां ले आया। आकाश, जो पहले से ही मानसिक रूप से नशे में था, अब उसे बदलने की कोशिश कर रहा है। शौर्य को यकीन था कि यह लड़का अब कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। स्थिति को देखते हुए इस मामले को गंभीरता से लेने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करना होगा। उसे राकेश को इसकी तलाश में रखा ताकि वह उसकी मदद कर सके। शौर्य ने तुरंत राकेश को फोन किया और उसे सारी बात बताई। राकेश ने इस केस को बहुत ही एनालिस्टेड से लिया। राकेश ने उससे बार बार आग्रह किया कि वह उसका इंतजार करे ताकि उसके आने पर वे आगे की बातचीत कर सकें। उसने शौर्य से कहा कि वह जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। राकेश इस समय शौर्य को अपना आपा खोते हुए नहीं देख सकता था। अगर ऐसा हुआ तो राकेश को इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, इससे भी बदतर यह होगा कि वह मर जाएगा। राकेश की बात पूरी होने से पहले ही शौर्य ने फोन काट दिया। वह जल्दी से आशुतोष के साथ कार की दुकान पर लौट आया। फिर उसने आशुतोष से कहा कि वह राकेश के यहां आने का इंतजार करे। उसने कहा कि उसे पहले निकलना होगा। ओह, क्या यह शौर्य नहीं है? ओह माय, ये तो सचमुच वही है। वह लैम्बोर्गिनी कार की दुकान में क्या कर रहा है? मैंने सुना है कि स्टोर इस समय कुछ बिक्री प्रतिनिधियों की भर्ती कर रहा है। क्या वह नौकरी के लिए आवेदन करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि दुकान में बिक्री प्रतिनिधियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरतें हैं? हां, उसे देखो। भले ही वह वाकई लॉटरी जीत गया हो, फिर भी उसका स्वभाव बहुत खराब है। उसे देखकर भी लोगों को बुरा लगता है। शौर्य की उपस्थिति अप्रत्याशित थी और वह पहले से ही सुन सकता था कि उनका उपहास उस पर निर्देशित था। शौर्य अंदर से बहुत परेशान महसूस कर रहा था। वह बस उनकी तरफ घूर रहा था। यह आदित्य और उसका सहपाठी था। दोनों के साथ एक एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी थी। जब वे कारों को देख रहे थे, मामले को और भी बदतर बनाने वाली बात यह थी कि जो दो लोग उसके पीछे चल रहे थे, वे कोई और नहीं बल्कि रेयांश और रेहाना थे, जो विश्वविद्यालय में उसके ही संकाय के थे।
हा हा हा, शैतान की बात कर रहे हो। चचेरी बहन, तुमने मुझे बताया था कि शौर्य ने अतीत में तुम्हारे लिए सब कुछ खराब कर दिया था। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि वह व्यक्ति वही था, तब मैं तुम्हें उसकी पूरी कहानी बता देता। रेयांश ने हावर्ड से बात करते हुए हंस दिया। बस यही है। यह सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं है चचेरे भाई। असल में मैं भी काफी समय से शौर्य पर मोहित हूं। रेहाना इस समय पहले से ही रेयांश के साथ मिल चुकी थी। रेयांश के जरिए वह हॉवर्ड को जानती थी और फिर स्वाभाविक रूप से वह आदित्य को भी जानती थी। उसके क्षितिज का विस्तार केवल थोड़ा ही नहीं हुआ। कुछ समय पहले जब वह अभिनव और अन्य लोगों के साथ खाना खा रही थी तो उसे पता चला कि शौर्य वास्तव में अमीर है। शुरू में रेहाना इस संभावना से बहुत आकर्षित हुई और उसने शौर्य को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की। वह शौर्य को अपने साथ एक कमरा खोलने और रात बिताने के लिए भी तैयार थी। शौर्य ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और रेहाना काफी समय तक उसी विचार में डूबी रही। बहुत बाद में उसे रेयांश से एक पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मिला। तभी रेहाना की मुलाकात हॉवर्ड और आदित्य से हुई और उसे लगा जैसे वह एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गई है। क्या यह सचमुच एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी का समुदाय था? जहां तक शौर्य का प्रश्न है, जिसने अभी अभी लॉटरी जीती थी, वह एक बदसूरत और घृणित व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं था। आदित्य पूरे समय शौर्य को उदासीनता से देखता रहा। फिर उसने कहा, शायद उसने अपना लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया है, इसलिए वह अब भी नौकरी की तलाश में इतना बेचैन है। हा हा हा, चलो अब उसके बारे में परेशान न हो। चलो इस रेवेंटन के बारे में बात करना जारी रखें। वे सभी नई मरम्मत की गई लैम्बोर्गिनी रेवेंटन को घेर कर उसका इंच इंच ध्यान से स्वाद ले रहे थे। शौर्य सिर्फ मोनिका के बारे में ही सोच रहा था। वह बहुत चिंतित और बेचैन था। तो वह उनके बारे में कैसे चिंतित हो सकता था? उनके पास उनकी निराशावादिता पर ध्यान देने का भी समय नहीं था। बीप बीप, 2 बीप। शौर्य ने रेहाना को कार के दरवाजे से दूर धकेल दिया और जल्दी से अपनी कार में बैठ गया। इसके बाद उसने इंजन तेज किया और तुरंत दुकान से बाहर निकल गया। आदित्य स्तब्ध रह गया और रेहाना, जो शौर्य को बुरा भला कहने ही वाली थी, वह भी अचंभित रह गई। संक्षेप में वे सभी 6 लोग अचंभित होकर देखते रहे। शौर्य ने अभी कार भगा ली। यह शौर्य की कार थी। यह कैसे संभव हो सकता है? रेहाना को लगा जैसे उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। देखो, उस आदमी ने अभी अभी एक कार चुराई है। रेहाना बोली, निर्देश दें कि आज हमारी दुकान बंद रहेगी। सभी कर्मचारी जो 5 साल से कम समय से काम कर रहे हैं, वे छुट्टी पर होंगे और वे तुरंत जा सकते हैं। श्री अग्रवाल के कुछ महत्वपूर्ण अधीनस्थ जल्द ही पहुंचेंगे। आशुतोष ने रेहाना या आदित्य पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने सचिव को निर्देश दिए। सचिव तुरंत काम पर लग गए। आदित्य और बाकी लोग इस समय भी अचंभित खड़े थे। ब्रेकी! अचानक दुकान के बाहर से आपातकालीन ब्रेक की तेज आवाज सुनाई दी। कार की दुकान के प्रवेश द्वार के सामने पहले से ही 1 दर्जन से अधिक रोल्स रॉयस फैंटम गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। उसी समय राकेश कार से बाहर निकला और सीधे दुकान में घुस गया। राकेश? अंकल, राकेश! आदित्य को आश्चर्य हुआ जब उसने राकेश को यहां देखा। वह उस समय राकेश के चेहरे पर भाव देख सकता था और उसे नमस्ते कहने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। आदित्य भी अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आया था और उसने अभी जो सदमा देखा था, उससे वह भी पूरी तरह से संयत नहीं हो पाया था। मिस्टर खुराना! आशुतोष ने तुरंत उनका अभिवादन किया। क्या हाल है? मिस्टर अग्रवाल कहाँ हैं? राकेश ने जल्दी से पूछा। मिस्टर अग्रवाल पहले ही वहां जा चुके हैं। उन्हें डर है कि वे बहुत देर हो जाएगी, आशुतोष ने जल्दी से कहा। यह अच्छा नहीं है। जल्दी करो, मुझे उस जगह ले चलो जहां में अग्रवाल जा रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, आज में अग्रवाल के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। राकेश ने जब बात की तो वह दरवाजे से बाहर निकलते ही अपने आदमियों को बुला रहा था। साथ ही राकेश ने शौर्य को एक टेक्स्ट संदेश भी भेजा। फिर उसने ध्यान से एक मशीन निकाली जिसमें लाल बटन था और उसे दबाया। आदित्य, रेहाना और अन्य सभी लोग दंग रह गए। क्या? अग्रवाल? मिस्टर अग्रवाल? वे कैसे नहीं समझ पाए कि इसका क्या मतलब है। राकेश जिस मिस्टर अग्रवाल का जिक्र कर रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि शौर्य ही था। शौर्य मिस्टर अग्रवाल थे? मिस्टर अग्रवाल शौर्य थे? हर कोई हैरान था। मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट पर कुख्यात मिस्टर अग्रवाल का नाम उन्हें कैसे नहीं पता था। उनका महान नाम पहले से ही शहर में चर्चा का विषय था।
किसी ने नहीं सोचा था कि यह संभव होगा। हाँ, जब शौर्य कार की दुकान में गया तो वह बहुत चिंतित दिख रहा था। इसके अलावा भले ही वे उसका मजाक उड़ा रहे थे, शौर्य ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और वह बस गाड़ी चलाकर चला गया। और लैम्बोर्गिनी रेवेंटन, वह शौर्य की कार थी। यदि उन्होंने इसके बारे में दोबारा सोचा होता तो उन्हें पता चलता कि शौर्य ने वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट के सबसे महंगे कमरों में से एक में भोज का आयोजन किया था। वह बहुत ज्यादा फिजूल खर्च था। वे कैसे नहीं जानते थे? शौर्य वही मिस्टर अग्रवाल था। आदित्य लगभग जमीन पर बैठ गया। वह अभी भी अविश्वास में था और उसने किनारे खड़े सेल्स कंसल्टेंट से पूछा, क्या मिस्टर अग्रवाल, जिसका जिक्र मिस्टर आशुतोष और मिस्टर खुराना कर रहे हैं, शौर्य अग्रवाल कहलाते हैं? वह उस कार का मालिक है जिसे उसने अभी अभी छोड़ा है। सेल्स कंसल्टेंट ने सिर हिलाया और फिर जवाब दिया, हां, क्या आप उसे नहीं जानते? आखिरी सवाल पूछते समय उसे थोड़ा अजीब लगा। आखिरकार वह इस बात से बहुत हैरान था कि लोगों के इस समूह ने वास्तव में श्री अग्रवाल से इस तरह बात करने की हिम्मत की। उसने शुरू में सोचा था कि वे संभवतः शौर्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। नतीजतन वे श्री अग्रवाल की पहचान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अरे बाप रे! आदित्य इस समय पूरी तरह स्तब्ध था। रेहाना के चेहरे पर और भी अधिक तनाव था। जिस व्यक्ति से वह घृणा करती थी और जिसे वह नीची निगाह से देखती थी, वह वास्तव में ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती थी। उसी समय रेहाना और उसके दोस्तों के समूह पर बहुत सारी भावनाएं हावी हो गईं और वे वास्तव में गायब हो जाना और मर जाना चाहते थे। तुम्हें पता है, क्यों ना हम जाकर देखें? शायद वहां एक ही नाम के दो लोग हों। रेयांश ने लगभग एक साथ हकलाते हुए कहा। वे स्पष्टतः अभी भी आत्मस्वीकृति की स्थिति में थे तथा अभी वास्तविकता का सामना नहीं कर सकते थे। ठीक है, मैं सहमत हूं। जल्दी करो, नहीं तो हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आदित्य ने अपना ठंडा पसीना पोंछा और फिर जल्दी से अपनी कार लेने चला गया। दूसरी ओर शौर्य पागलों की तरह अपने एक्सीलेटर पर पैर रख रहा था। वह एक दर्जन लाल बत्तियों को भी पार कर गया। कुछ ही समय बाद वह अंततः उस अधूरे निर्माण स्थल पर पहुंच गए जैसा कि आकाश ने बताया था। यह पहले से ही बंजर था और इस इमारत में केवल 1 दर्जन मंजिलें ही बनी थीं, जिसके बाद नींव से जुड़ी कुछ समस्याओं के कारण परियोजना को छोड़ दिया गया। मेबेरी सिटी में खाई की निचली शाखाओं का प्रतिच्छेदन भवन के इस ब्लॉक के ठीक पीछे था। यह बहुत तेज नदी थी। इस इमारत की नींव मूल रूप से नदी की सतह से काफी दूर थी, लेकिन मिट्टी के कटाव के कारण अब पानी का किनारा इमारत के ठीक नीचे आ गया है। इसलिए यह बहुत खतरनाक हो गया था और उन्हें इस इमारत का निर्माण रोकना पड़ा। शौर्य ने इस जगह को पहले भी समाचारों में देखा था। शौर्य, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। अचानक इमारत की छत से एक आवाज गूंजी। यह आकाश था जो ऊपर से शौर्य को देख रहा था। शौर्य गुस्से से भर गया और चुप रहा। इसके बजाय वह बस इमारत की छत पर भाग गया। आकाश ने अभी भी छोटीदार टोपी पहन रखी थी, लेकिन इस बार वह बहुत ज्यादा काला दिख रहा था। वह निस्संदेह बहुत ज्यादा मजबूत भी था। उसने एक बिखरी हुई दाढ़ी रखी थी और वह काफी बर्बर दिख रहा था। मोनिका उसके ठीक बगल में थी। आकाश ने उसे कसकर बांध रखा था और उसने उसके मुंह पर डक टेप भी लगा रखा था। फु 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 मोनिका ने अपना सिर हिलाते हुए शौर्य को घूरा। वह चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? जल्दी करो और चले जाओ। यदि आप उसे जाने देते हैं तो मैं आपको जितना चाहें उतना पैसा दूंगा, शौर्य ने दृढ़ता से कहा। हाँ, पैसा? शौर्य, क्या तुम सच में सोचते हो कि पैसा सब कुछ हल कर सकता है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मुझे अब पैसे से नफरत है। और बेशक शौर्य, तुम पैसे से भी ज्यादा घिनौने हो। मुझे अभी तुम्हारी जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यह शायद सबसे ज्यादा दिखावा करने वाला तरीका न लगे, लेकिन जब तक मैं खुश और संतुष्ट हूं तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शौर्य, मिस्टर अग्रवाल, जब मैं पहले आपकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि आपकी गर्लफ्रेंड को आपकी असली पहचान के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। शौर्य को लगा कि जिस व्यक्ति को वह अभी देख रहा था वह पूर्ण रूप से विकृत व्यक्ति था जो पहले ही अपनी सारी समझ और विवेक खो चुका था। आकाश, जो पहले बहुत धनी, अहंकारी और दबंग था, उसे हमेशा दूसरों को रौंदने में आनंद आता था।
लेकिन पैसे के अभाव ने उन्हें सचमुच चरम कदम उठाने के लिए उकसाया है। मोनिका, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुम्हारे सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं है। वह मेबेरी शहर का सबसे धनी व्यक्ति है। नहीं, उसे पूरे देश का सबसे धनी व्यक्ति भी माना जा सकता है। पूरा मेबेरी कमर्शियल स्ट्रीट उसका है। शौर्य। यह सुनते ही मोनिका की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह इससे पहले भी अपनी धारणाएं बना रही थीं, लेकिन उसे वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। जैसा कि कहा जा रहा है, शौर्य ही वह व्यक्ति था जो इन सभी समयों में उसके परिवार की मदद कर रहा था। आकाश, मैं गंभीरता से तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि उसे अब भी जाने दो। अगर तुम उसे जाने दोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूं, नहीं तो तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। अफसोस? हा हा हा। शौर्य, मैं सोचता था कि जब तक मेरे पास पैसा है मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आज उसे जाने देना मेरे लिए असंभव है। मैं तुम्हें उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने दूंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, आकाश पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया। उसने मोनिका को पकड़ लिया और उसे इमारत से नीचे फेंकने का प्रयास किया। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। अचानक आसमान में एक जोरदार गर्जना गूंजी। घबराए और तनावग्रस्त आकाश की आंखें बड़ी हो गईं और वह उन्माद से देखने लगा। यहां तक कि शौर्य भी आश्चर्यचकित रह गया। लगभग 20 से 30 हेलीकॉप्टर अचानक इमारत के बाहर आ गए। इसके बाद हेलीकॉप्टरों ने पूरी इमारत को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने शीघ्रता से एक साथ बड़े और सघन जाल फेंके। यह एक अद्भुत दृश्य था। यदि कोई इसे देखे तो यह स्पष्ट है कि यदि कोई इमारत से कूदा होगा तो वह सीधे सुरक्षा जाल पर ही गिरेगा। शौर्य, यह दृश्य देखकर आकाश को लगभग खून की उल्टी आ गई। पैसा ही सब कुछ नहीं है। आकाश को आखिरकार यह बात समझ में आ गई। वह इन शब्दों का प्रयोग शौर्य के सामने अपनी बात साबित करने के लिए करना चाहता था, जो दूसरी पीढ़ी का सबसे अमीर व्यक्ति था। लेकिन यह उनकी उम्मीदों से परे था कि शौर्य वास्तव में ऐसा कर सकता है। 2 दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टर। शौर्य को आए हुए अभी 20 मिनट ही हुए हैं और शौर्य को फोन किए हुए अभी 40 मिनट ही हुए हैं। उन्होंने इतने सारे हेलीकॉप्टर कैसे जुटाए? अब अगर वह नीचे कूद भी गया तो भी वह जाल पर ही गिरेगा। वह चाहे तो भी मर नहीं सकता था। शौर्य भी हैरान था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि राकेश से प्राप्त टेक्स्ट संदेश इतना उपयोगी होगा। मिस्टर अग्रवाल, जल्दबाजी में काम न लें। आपको बस उसे 30 मिनट के लिए रोकना है। बस 30 मिनट और सब ठीक हो जाएगा। राकेश हमेशा से ही बहुत ही सक्षम और स्थिर व्यक्ति रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय पर झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था, इसलिए शौर्य ने स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास कर लिया। शौर्य के आने के बाद 40 मिनट से अधिक समय बीत चुका है। शौर्य एक नरम दिल व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब राकेश ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उन्होंने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि वह यहां 20 हेलीकॉप्टर भेज देंगे। शौर्य इस हंगामे से हैरान रह गया। आह! तभी अचंभित आकाश जोर से चिल्लाया और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा तथा उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह केवल शौर्य को देख सकता था। उसके चेहरे पर असंतोष की भावना थी। तभी एक हेलीकॉप्टर छत पर उतरा और राकेश जल्दी से हेलीकॉप्टर से बाहर कूद गया। मिस्टर अग्रवाल, आपको बहुत डर लगा होगा, राकेश ने जल्दी से कहा। वह सचमुच काफी सदमे में था। इसके बावजूद शौर्य ने जल्दी से बंधन खोला और सबसे पहले मोनिका को मुक्त किया। राकेश के पास जाकर उन्होंने पूछा, राकेश, क्या तुम ही थे जिसने इन सभी हेलीकॉप्टरों को जुटाया था? शौर्य आश्चर्यचकित हुआ। हाँ, मैंने परिवार के विशेष सहायता संसाधनों का उपयोग किया। मुझे डर था कि आज आपको कोई दुर्घटना या कुछ और बुरा हो सकता है, श्री अग्रवाल। ये कहने के बाद मिस्टर अग्रवाल, मुझे वास्तव में लगता है कि अब समय आ गया है कि आप अपने परिवार की असली क्षमता और शक्ति के बारे में जानें। इसे मेरी ओर से आपकी सेवा का अंतिम कार्य मानें, राकेश ने उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया।